जो है वो पाषाण काल भी कहते हैं, इससे स्टोन एज भी कहा जाता है। इसके स्रोत की बात करें तो पाषाण उपकरण जो भी स्टोन टूल समय प्राप्त होते हैं, पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। जैसे पाषाण काल की बात करें तो 3 भाग में हम इसे बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर समय की बात करें तो ये 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का इसका है, जैसे 2 मिलियन बीसी से 1000 बीसी। और ये इतिहास का सबसे लंबा जो है वो काल माना जाता है। पूरा पाषाण काल को सबसे लंबा इतिहास काल माना जाता है। मध्यकाल की बात करें तो ये जो है इसके समय की बात करें तो ये 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व, और इसको बीसी में देखेंगे तो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक माना जाता है मध्य पाषाण काल के टाइम पीरियड को। अगर हम नव पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो है ये है 10,000 वर्ष पूर्व से 5,000 वर्ष पूर्व और 8,000 बीसी से 3,000 बिफोर क्राइस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि आरंभिक समाज को हमने जो है किस तरह से स्टोन एज मानते हैं, और इसको पाषाण काल को हम लोग 3 जो है भागों में देखते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है वो नव पाषाण काल। अगर हम बात करें तो ये इतिहास का सबसे लंबा काल माना जाता है। और मानव इतिहास की अगर हम बात करें तो 99% जो घटनाएं हैं इसी काल में घटी थी, पूरा पाषाण काल में। वानर से कैसे व्यक्ति आधुनिक मानव तक का सफर किया, ये हमें पूरा पाषाण काल से ही देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे निम्न, मध्य और उच्च, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो पूरा पाषाण काल के दौरान तापमान जो था वो बहुत कम था, और इसे ही हिमयुग जैसा रहा होगा। अगर हम बात करें तो जैसे तापमान कम था तो हिमयुग था, क्योंकि तापमान कम था तो बारिश भी कम होती थी, फल फूल कम था। इसलिए क्या करते थे ना, जो आदि मानव थे वो वानर थे, वो जानवरों का शिकार करते थे, उनको ही अपना भोजन बनाते थे। भोजन की बात करें तो जानवरों का शिकार करते थे, और इसी जानवर का शिकार करते थे तो इन वानरों को क्या कहा गया, जो जानवर का शिकार करते थे, जिसे भोजन का अपना जो प्रबंध करते थे उसे आखेटक संग्राहक कहा गया। क्या कहा गया, तो आखेटक संग्राहक। और इनको नर्मदा नदी घाट के इर्द गिर्द ज्यादातर देखा गया। किसको, जो आखेटक संग्रह थे, भोजन के शिकार में इनको देखा गया, भोजन की तलाश में। आखेटक संग्राहक से कुशल संग्राहक कैसे बने, तो आरंभिक समाज के बात करें तो मनुष्यों ने गुफाओं में रहना आरंभ किया। तो आरंभिक समाज के मनुष्य ने क्या किया, आरंभिक समाज के मनुष्य ने क्या किया कि गुफाओं में रहना आरंभ किया। गुफाओं में रहने का प्राचीनतम समाज साक्ष्य की बात करें तो हमें भीमबेटका से मिलता है, जो कि एमपी में था। ये नर्मदा नदी घाट पे है, और शैल चित्रकारी से भी हमें इनके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसे रॉक पेंटिंग और केव पेंटिंग। ये प्रमाण भी भीमबेटका से हमें एमपी से मिले हैं। शैल चित्रकारी तथा शैलाश्रम के प्रमाण हमें दक्षिणी यूपी से मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो वानर से आधुनिक मानव तक का सफर किया, किस तरह से वो अपने भोजन की तलाश में जो है इधर से उधर जानवर को खाते थे, और कैसे उस पूरा पाषाण काल हिमयुग था जिसमें जो है तापमान काफी कम था, और ये जानवरों का शिकार करते थे। इन्हें ही हम आखेटक संग्राहक बोलते हैं। पाषाण उपकरण की बात करें, स्टोन टूल्स की, तो 2 तरीके हथियार बनाने के लिए यूज किया जाता था। जैसे पत्थर से पत्थर टकराकर हथियार बनाए जाते थे, और सल्क दबाव तकनीक जैसे ब्लड जैसा नुकीला हथियार बनाया जाता था। आवास का निर्धारण किया गया, जैसे उद्योग स्थल जहां हथियार निर्माण होता था, और आवासीय उद्योग स्थल, हथियार निर्माण प्लस आवास। तो इस तरह से आवास का निर्माण किया गया। हुंसगी कर्नाटक में स्थित एक आवासीय उद्योग स्थल है, जहां से चूना पत्थर के बनाए गए औजार मिले हैं। तो इस तरह से हमें पाषाण उपकरण जो है, स्टोन टूल्स, हमें उसके साक्ष्य मिलते हैं। पटने जो महाराष्ट्र से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पर रेखाओं का चित्रण मिलता है। कुरनूल गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में है, इस स्थल से हमें क्या प्राप्त होता है, राख के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल गुफाएं पटने महाराष्ट्र से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं, और कुरनूल गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में, यहाँ से राख के अवशेष, और मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी कुरनूल गुफाएं तक पहुंचते पहुंचते। तो ये हमें
पाषाण उपकरण ऐसे प्राप्त होते हैं। हुंसगी जो कर्नाटक में है, एक आवासीय उद्योग स्थल है जहां से चूना पत्थर के बनाए औजार हमें मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि किस तरह से वानर से आधुनिक मानव का विकास हुआ और किस तरह से वो भोजन की तलाश में आखेटक संग्रह के नाम से जाने गए और किस तरह से उन्होंने अपना हथियार बनाना प्रारंभ किया, जो पाषाण टूल्स थे, और सल्क दबाव से नुकीले हथियार बनाना प्रारंभ किया और पत्थर से पत्थर टकराकर भी हथियार बनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे वो जो है वानर से आधुनिक मानव में परिवर्तित हुए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मध्य पाषाण काल, तो ये 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व इसके काल को माना जाता है और ये काफी परिवर्तन रहा है इस काल में, मध्य पाषाण काल में। और इस काफी परिवर्तन किसमें रहा है? तापमान में। पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले, जैसे देखते हैं उस समय की हिमयुग था तो इसमें गर्मी बढ़ने लगी, तापमान बढ़ा, बारिश बढ़ी और घास के मैदान बनने लगे जिससे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो हमने शिकार की तकनीक में परिवर्तन किया। तो मध्य पाषाण काल में ये देखते हैं कि जैसे तापमान बढ़ा और तापमान जैसे ही बढ़ा पर्यावरणीय बदलाव हमें देखने को मिला। तो हमने क्या किया, जैसे जब तापमान बढ़ा तो ऑटोमेटिक है कि बारिश होगी, घास बढ़ेंगे, मैदान बढ़े, तो ऐसे ऐसे हर एक डेवलपमेंट पर्यावरणीय रूप से देखने को मिला, जिसमें जनसंख्या जानवरों की वृद्धि हुई। तीर धनुष भाले और गुलेल हथियार जैसे इस्तेमाल करना पड़ा, पत्थरों के हथियार छोटे छोटे करने पड़े, लघु पाषाण जिसे कहते हैं। हमने गुफाओं से हटकर नदियों के किनारे रहना शुरू किया क्योंकि यहाँ जानवर और मछली दोनों मिल रहे थे। तो इस तरह से जो है मध्य पाषाण काल में पर्यावरण परिवर्तन के कारण मानव परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है, जिससे मछलियां भोजन का मुख्य स्रोत बना और नदियों का महत्व भी बढ़। तो हम ये देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिला, नदियों का जो महत्व है वो देखने को मिलता है, किस तरह से छोटे छोटे औजार बनाने लगे जो मानव थे और किस तरह से उन्होंने मछली को मुख्य भोजन का आहार बनाया। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बसने की प्रक्रिया से तात्पर्य है कृषि और पशुपालन के विकास से। तो मध्य पाषाण काल में ये इंपॉर्टेंट है। पहले मध्य पाषाण काल में पहला जो इंपॉर्टेंट है पर्यावरणीय बदलाव, तापमान बढ़ना। दूसरी जो है छोटे छोटे औजार बनाना और शिकार की तकनीक में बदलाव होना, जिससे नदियों गुफा से हटकर नदियों में आने लगे और यहाँ जो था जानवर का शिकार जो है ज्यादा होने लगा और मछली इनका मुख्य स्रोत बन गया और बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई और कृषि पशुपालन के विकास बढ़ने लगे। हमने जो देखा कि किस तरह से जो है वो नवपाषाण काल में वानर से आधुनिक मानव बना। मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव के कारण जो है व्यक्ति का जो है वो भोजन में बदलाव देखने को मिला। उनकी जो बसने की प्रक्रिया थी वो गुफाओं से किस तरह से वो नदियों के आए और किसान कृषि विकास भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नवपाषाण काल की बात करें तो ये जो है 8,000 बीसी से 3,000 बीसी हमें देखने को मिलता है। कृषि और पशुपालन प्रक्रिया जो है यहीं से संपन्न हमें देखने को मिलती है नवपाषाण काल से। उसके बाद मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, गेहूं और जौ थी। तो मनुष्य द्वारा जो पहली फसल उगाई गई वो गेहूं और जौ थी और पहला जानवर जो पालतू था वो था कुत्ता। अस्थायी रूप से आवासों का निर्माण होने लगा। प्रथम अस्थायी बस्ती जो थी मेहरगढ़, ये कहाँ था? पाकिस्तान में। बर्तन बनाने का आरंभ जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। काले व लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे और पहियों का आविष्कार भी हमें देखने को मिलता है। पहिए आविष्कार की बात करें तो पहिए का इस्तेमाल आरंभिक दौर में बर्तन बनाने के लिए हुआ और बाद में यातायात के लिए किया गया। कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ कुछ महत्वपूर्ण जो है नवपाषाणिक स्थल है मेहरगढ़ में जो पाकिस्तान में है। यह बोलन दर्रे के समीप एक उपजाऊ स्थल है। मेहरगढ़ में कृषि का आरंभ हुआ जो पाकिस्तान में है और मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन प्रक्रिया जो है आरंभ हुई। उसके बाद देखते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व मनुष्यों ने कृषि और पशुपालन का विकास करना क्या है? आरंभ कर दिया। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि नवपाषाण काल में
कृषि और पशुपालन से जो है विकास हुआ और पहली जो फसल उगाई गई वो गेहूं और जौ थी और पहला जानवर जो था पालतू वो कुत्ता था। और अस्थायी रूप से आवासों का निर्माण जो हुआ वो प्रथम अस्थायी बस्ती क्या थी, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। तो इस पाकिस्तान में है उसके बारे में। तो मेहरगढ़ से अस्थायी बस्ती के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो अस्थायी बस्ती का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। एक कब्र मिली है जिसमें एक व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाने का प्रमाण भी मिला है। मेहरगढ़ के निवास मृत्यु के बाद जमीन में विश्वास करते थे। तो यहाँ से ये प्रमाण मिला है कि मृत्यु के बाद जो है जीवन में विश्वास करते थे कि मेहरगढ़ के निवासी जो पाकिस्तान में है, बुर्ज हुम जो कश्मीर में है, इस स्थल से गर्तावास गड्ढे में बने घर के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर घरों के अंदर और बाहर आग जलाए जाने के भी प्रमाण हमें मिले हैं। गुफराल कश्मीर, कुम्हार की गुफा, यहाँ से बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। महागढ़ा यूपी में है। इस स्थल से मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान भी हमें देखने को मिले हैं। कोल्डी हवा जो यूपी में है, जैसे महागढ़ा, हर एक स्थान का अपना अपना जो है इम्पोर्टेंस है। जैसे गुफ कराल जो कश्मीर में है, तो कुम्हार की गुफा, यहाँ से बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि गुफ कराल जो कश्मीर में है, यहाँ से बर्तन, महागढ़ा जो यूपी में है, यहाँ से मिट्टी एवं मवेशियों के खुरों के निशान मिले हैं। कोल्डी हवा जो यूपी में है, यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं। तो ये सब हमें नवपाषाण काल में मिले हैं। चिराद बिहार में है, यहाँ से जानवरों के हड्डियों से बने औजार मिले हैं। दार्जिलिंग हेडिंग उत्तर पूर्वी भारत में गारो पहाड़ी तथा ब्रह्मपुर नदी घाटी, यहाँ से क्या है, खड़ल मूसल जैसे कृषि उपकरण हमें देखने को मिले हैं।